नमस्कार मित्रों, जोहार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर। तो मेरे प्यारे भावी शिक्षकों और शिक्षिकाओं, कैसे हैं आप सब? जैसा कि मुझे आशा है आप सब अच्छे होंगे, भली भांति समझ रहे होंगे कि आज का दिन कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण बना हुआ भी है। आज राजभवन के समक्ष कई बड़े बड़े चैनलों के द्वारा और कई बड़े बड़े शिक्षक शिक्षिकाओं और छात्रों के द्वारा, छात्र छात्राओं के द्वारा जो कि प्रशिक्षित हैं, प्रशिक्षु 2016 के बाद से वो एक आमरण अनशन और धरना किए हुए हैं। शुरुआत होने वाली है आज से, इसलिए कि कम से कम झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन जल्दी से जल्दी किया जाए। जहाँ तक हो सके प्राथमिक शिक्षक की बहाली के पूर्व शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाए, क्योंकि 2016 से, ये जान लीजिए आप लोग, 2016 के बाद से पात्रता का आयोजन नहीं हुआ है। 2016 लास्ट हुआ है और इसके पहले जो हुआ है वो हुआ है 2012 में। राज्य गठन के बाद अभी तक मात्र 2 पात्रता परीक्षाएं हो पाई हैं। ठीक है, अब उसके बाद अभी पात्रता के आयोजन को लेकर के बहुत तेज़ी से डिमांड चल रहा है। तीसरा डिमांड चल रहा है कि सीटेट पास अभ्यर्थी बहुत अधिक मात्रा में हैं, वो भी ये डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वर्ष की जो पात्रता परीक्षा आयोजित होगी वो नहीं भी तो कम से कम 7.5 लाख अभ्यर्थी उसमें बैठेंगे। तो एक बहुत बड़ी मात्रा है। तो आप समझ सकते हैं कि परीक्षा का स्तर कैसा रहेगा। पहले की परीक्षाओं के क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए हम सिलेबस को तो देख रहे हैं कि बदलाव कुछ हो चुका है, लेकिन क्वेश्चन के स्तर में बढ़ोतरी होगी, लेवल उठेगा, कुछ हार्ड और कठिनता बढ़ेगी। चलिए हम लोग आज अपने कक्षा में जो शुरू किए हैं, हमने पिछली कक्षा में झारखंड डीएलएड के प्रथम वर्ष, डीएलएड अर्थात प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण तो प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण जो द्विवर्षीय कोर्स है, उसमें किस वर्ष में कौन कौन सा विषय पढ़ाया जाता है आपको पता है। ये जो मैं पुस्तक लेकर के आपके सामने आया हूँ, इस पुस्तक का नाम है विद्यालय संगठन निर्देशन एवं परामर्श। देखिए, SCERT झारखंड द्वारा अनुमोदित नवीनतम द्विवर्षीय डीएलएड पाठ्यक्रमानुसार वर्तमान में जो पाठ्यक्रम चल रहा है उसमें यही पाठ्य पुस्तक है। हाँ, पाठ्य पुस्तक में बदलाव हो सकता है इस सत्र के बाद से। जो सत्र अभी अब चल रहे हैं, इस सत्र से कुछ कुछ नई चीज़ें जुड़ सकती हैं। जैसे बात की जाए तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उससे संबंधित भी मैं आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें आपको समझ में आएगा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है, क्या बदलाव हुए हैं, उनसे क्या क्या संशोधन हुआ है पुरानी शिक्षा नीति में, सब समझेंगे। लेकिन आज हम लोग समझने जा रहे हैं विद्यालय संगठन निर्देशन एवं परामर्श। ये हमारा कौन सा पाठ्य पुस्तक है? ये हमारा फाउंडेशन 3। देखिए, अग्रवाल पब्लिकेशन का है विद्यालय संगठन निर्देशन एवं परामर्श, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। अब इसके अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या है, कुछ ये बातों को जान ले रहे हैं। देखिए, अगर आप इसे कभी पढ़ेंगे ना, तो ये भूमिका जो होती है फर्स्ट पेज में, तो ये आपको काफ़ी कुछ लिखने में मदद कर देगी। यहाँ समझिए प्रबंधन होता क्या है। इस पुस्तक का नाम है विद्यालय संगठन निर्देशन एवं परामर्श। संगठन क्या होता है, विद्यालय क्या होता है और निर्देशन और परामर्श क्या होता है, बस इन 4 शब्दों में छिपा है इस पुस्तक का राज। प्रबंधन सदैव से मानव जीवन में किसी न किसी रूप में समाहित रहा है। प्रबंधन का आशय है किसी संस्था संगठन में कार्यरत अध्यापकों अभिकर्मियों को वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दक्ष, अभिप्रेरित, नियोजित, नियंत्रित व समन्वित करना। किसी संस्था विद्यालय के शिक्षकों कर्मियों के प्रयासों का इस प्रकार समन्वित उपयोग करना जिससे संस्था विद्यालय के उद्देश्यों को निर्धारित समय में कुशलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। मनुष्य इसकी पूर्ति के लिए समन्वित प्रयास करता रहा है। इसी सामूहिक प्रयासों से सहभागिता की प्रवृत्ति विकसित हुई है और संगठन का प्रत्यक्ष रूप हमारे सामने आया है।
किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया ही प्रबंधन है। देखिए क्या लिखा है, किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया ही प्रबंधन है और उसका आधिकारिक व सफल नेतृत्व ही प्रशासन है। अपने उत्तर की जब शुरुआत करेंगे ना तो आप इन लाइनों को जोड़ सकते हैं। शैक्षिक संगठन को एक संगठित और व्यवस्थित अनुशासन माना जाता है। इसका उद्देश्य शैक्षिक प्रक्रिया से जुड़े प्रबंधकों में नैतिक आचरण को बनाए रखना है। यह शैक्षिक गतिविधियों के निष्पादन की कला है। यह एक ऐसी कला है जिसका स्वरूप सृजनात्मक होता है। इसका उद्देश्य शिक्षा में व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाना है। इसकी प्रवृत्ति लोकतांत्रिक है। इसमें अधीनस्थों को सहयोगी के रूप में, स्वयं को न्यासी के रूप में अंगीकार किया गया है। अधीनस्थों को सहयोगी के रूप में और स्वयं को न्यासी के रूप में। न्यासी का अर्थ होता है कि जो इस कार्य को करने वाला है, लाभ उठाने वाला है, और सहयोगी जो आपकी सहायता करने वाले हैं। स्वयं का अभिप्राय उन व्यक्तियों, शिक्षकों, अधिकारियों से है जो किसी व्यवस्था व प्रबंधन के लिए विधिक रूप से जिम्मेदार हैं। प्रस्तुत पुस्तक पाठ्य पुस्तक विद्यालय संगठन निर्देशन एवं परामर्श भावी शिक्षकों एवं झारखंड डीएलएड के अन्य पाठकों को व्यावहारिक ज्ञान का सुगम व सरल बोध कराने हेतु एक प्रयास मात्र है। आशा है यह पुस्तक का प्रथम संस्करण छात्र छात्राओं के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। SCERT का फुल फॉर्म क्या है? SCERT का फुल फॉर्म जरूर जानिए जी। SCERT आपको इसी पाठ्य पुस्तक में डिटेल से एक पेज पढ़ना भी है। अंत में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के अंतर्गत जो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत पढ़ना होगा। तो है क्या कि SCERT का मतलब हो गया स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, जिस तरह NCERT होती है। चलिए आगे पढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं इसकी विषय वस्तु में क्या क्या है। विद्यालय प्रबंधन की अवधारणा, आवश्यकता, अर्थ, उद्देश्य एवं सिद्धांत। इससे पूछा क्या क्या जाता है? टॉपिक तो बहुत बड़ा लग रहा होगा। क्या है? प्राथमिक स्तर पर प्रशासनिक संरचना एवं शिक्षा प्रबंध, प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन और केंद्रीय सरकार, प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन, राज्य सरकारें तथा स्थानीय संस्थाएं, जिला शिक्षा निरीक्षक, सहायक जिला शिक्षा निरीक्षक, प्राथमिक शिक्षा का महत्व, प्राथमिक एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था, भारतीय शिक्षा वित्त समस्याएं, और उसके बाद है भारतीय शिक्षा वित्त की समस्याओं के निराकरण हेतु कुछ सुझाव। देखिए यह आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए है। परीक्षा में इससे प्रश्न उतना अधिक नहीं आते हैं, ना के समान है। यह खंड जो है ना आपको अवधारणा को समझाने के लिए है, बल्कि प्रश्न यहां से ना बन करके इन खंडों से बनता है। देखिए दूसरा खंड है विद्यालय भवन के संसाधन, भवन का स्वरूप, स्थल चयन, वर्ग कक्ष, छात्रावास, क्रीड़ा स्थल का आवश्यकता, उपस्कर, साज सज्जा एवं उपकरणों की व्यवस्था। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि विद्यालय भवन का स्वरूप बताइए, विद्यालय भवन की विशेषताएं बताइए, विद्यालय भवन निर्माण के सिद्धांत, विद्यालय भवन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व या तथ्य जो बोलते हैं, विद्यालय भवन की समाज में क्या आवश्यकता है, विद्यालय भवन के लिए स्थल का चयन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भवन निर्माण के सिद्धांत और विद्यालय भवन का स्वरूप। ठीक है ना, ये 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्यालय भवन का परिचय और उसकी विशेषताएं तो रहेगा ही रहेगा। ये 4 टॉपिक आपको इन खंड में इंपॉर्टेंट बनते हैं। कुल मिलाकर के आप एक शिक्षक शिक्षिका बनने जा रहे हैं। अभी आप एक भावी शिक्षक शिक्षिका हैं, फ्यूचर टीचर। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कार्यस्थल क्या है। आपका कार्यस्थल है एक विद्यालय। विद्यालय क्या होता है? विद्यालय होता है
विद्या जोड़ आलय। विद्यालय मतलब कि विद्या का घर, विद्या का मंदिर, विद्या का भवन। तो यह पाठशाला या विद्यालय होना कैसा चाहिए, उसका स्वरूप क्या होना चाहिए, उसके प्रकार क्या होने चाहिए, उसकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए, उसके लिए भवन निर्माण के लिए जो जो चीज़ आवश्यक होती हैं उन आवश्यक तत्वों का निर्धारण, स्थल का चयन, इन सब के बारे में यहाँ पर हमें विस्तार पूर्वक पढ़ना है। ठीक है, तो अब जैसे कि ये जो पहला टॉपिक है आपको, विद्यालय प्रबंधन की अवधारणा, आवश्यकता, अर्थ, उद्देश्य एवं सिद्धांत से कुछ नहीं आएगा जी, नहीं, ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आता ही आता है। या तो विद्यालय प्रबंधन लिखेगा, नहीं तो विद्यालय संगठन लिखेगा। ध्यान दीजिएगा, या तो विद्यालय प्रबंधन लिखेगा, नहीं तो विद्यालय संगठन लिखेगा। सवाल में आपसे पूछा जाएगा कि विद्यालय संगठन का अर्थ, महत्व एवं क्षेत्र बताइए। पूछ सकता है आपसे विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं बताते हुए उसके उद्देश्य बताइए, उसका कार्य, उसका क्षेत्र बताइए। ये दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 100% गारंटी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, विद्यालय प्रबंधन या विद्यालय संगठन, इन दोनों में से कोई एक। इसको हम किसी अगले वीडियो में करेंगे। आज शुरू करते हैं विद्यालय भवन से। इसके आगे और भी टॉपिक्स हैं, जैसे देखिए, पहले उन टॉपिक्स को जान लीजिए। मानव संसाधन का संगठन, प्रबंधन, ये जानकारी के लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहता, लेकिन हमें समझना है। अगर हम जेटेट की बात करें ना, तो जेटेट के लिए सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं। जेटेट में पिछले टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पिछले जितने टॉपिक थे ना यूनिट 1 में, उन सब से क्वेश्चन बनेंगे, और यहाँ हर टॉपिक से। अब अगर बात की जाए जन सहयोग, देखिए ये वाला टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है। विद्यालय एवं समाज में सहयोग, समुदाय और समाज के विकास में विद्यालय का क्या योगदान है। समझें, समाज के विकास में विद्यालय का क्या योगदान है, विद्यालय का समाज में क्या स्थान है, विद्यालय का समाज में क्या महत्व है, विद्यालय का समाज में क्या आवश्यकता है। एकदम 100% है कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, तो आपको इस टॉपिक को भी पढ़ना है। विद्यालय के विकास में जन समुदाय और समाज का योगदान, मातृ शिक्षक संघ, अभिभावक शिक्षक संघ, ये कभी कभी आता है, इनसे आपको शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए, कभी कभी ही। ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने आपको कह दिया है। अब बात करते हैं यूनिट 2 विद्यालय प्रबंधन। देखिए हमने बात की ना, वहाँ का जो विद्यालय प्रबंधन था फर्स्ट यूनिट का नाम, उसे यहाँ चर्चा की गई है। लेकिन है क्या, ये जो टॉपिक के अंदर में जो बातें लिखी गई हैं, ये आपको इसमें एक क्वेश्चन आता है। ये देखिए, ये वाला, प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में झारखंड की स्थिति का वर्णन करें। झारखंड में प्राथमिक शिक्षा से संबंधित समस्याओं का वर्णन करें, और झारखंड में साक्षरता की स्थिति का वर्णन करें। कभी कभी ये क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। हमें पहले समझना है कि प्राथमिक शिक्षा होती क्या है, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं डीएलएड, वो 1 to 5 और 6 to 8, ये दो कक्षाओं के टीचर बनने के लिए। ध्यान दीजिएगा, 1 to 5 और 6 to 8। तो 1 to 5 को प्राथमिक कहते हैं और 6 to 8 को उच्च प्राथमिक कहते हैं। ये है क्या प्राथमिक शिक्षा? प्राथमिक शिक्षा की अवधारणा हमें मिलती कहाँ से है? आपने पढ़ा होगा बेसिक एजुकेशन, बेसिक शिक्षा। अगर आप पढ़ेंगे फाउंडेशन 1 को पूरा, जब हम समझेंगे आगे, इसमें भी जानेंगे, फाउंडेशन 3 में भी, फाउंडेशन 4 में भी, हर जगह बेसिक शिक्षा आपको देखने को मिलेगा। विस्तार पूर्वक आपको फाउंडेशन 1 में देखने को मिलेगा। बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा जिसे कहते हैं, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी तालीम, ठीक है ना।
वो जो आई थी बुनियादी तालीम, बेसिक शिक्षा, वर्धा शिक्षा, उसमें हमें देखने को मिलता है कि 1 to 8 के प्राइमरी एजुकेशन का वर्णन किया गया है। प्राथमिक शिक्षा पहली से 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए दिया गया है, उसमें वर्णन किया गया। वहीं से प्राथमिक शिक्षा की अवधारणा को हम देखते हैं। उसके बाद प्राथमिक शिक्षा को भारत में फैलाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, उन प्रयासों को भी आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये जरूरी है, ये वाला टॉपिक डीएलएड के उद्देश्य से। अगर जेटेड के उद्देश्य से कहिएगा तो भारत में प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य से प्राथमिक शिक्षा का महत्व, प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में झारखंड और प्रधानाध्यापक, शिक्षकों व कर्मचारियों की नियुक्ति कैसे की जाती है, नियमावली को समझना अत्यंत आवश्यक है जेटेड के लिए। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम ये टॉपिक। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं, एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, समझ लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर बता देते हैं ये दोनों टॉपिक क्या है। प्रधानाध्यापक का गुण, अधिकार और कर्तव्य एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रधानाध्यापक का गुण, अधिकार एवं कर्तव्य। और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है आपको अध्यापक से लेकर के, अध्यापक को लेकर के, अध्यापक का गुण, अधिकार, कर्तव्य, आदर्श शिक्षक, वो अगले यूनिट में आएगा। ये आपको डीएलएड के उद्देश्य से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रधानाध्यापक के गुण, अधिकार और कर्तव्य। ठीक है, फिर बात आता है प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक, इसकी चर्चा की गई है। लोकतंत्रात्मक प्राध्यापक कैसे होते हैं, सब प्रधानाध्यापक के गुण के अंतर्गत में आ गए। प्रधानाध्यापक की समस्याएं क्या क्या होती हैं, कि वह किस स्तर पे विद्यालय को सुधारना चाहता है, कुछ नई बातों को विद्यालय में जोड़ना चाहता है, परंतु उसके हाथ भी कुछ नियमों कानूनों से बंधे हुए होते हैं। तो इस उद्देश्य से, इस कारण से उसके समक्ष भी कुछ समस्याएं होती हैं। ये एक दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है। इससे आपको शॉर्ट लॉन्ग दोनों प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। प्रमुख अभिलेख की जानकारी, रखरखाव एवं संधारण। देखिए उनका क्या महत्व हो गया, यही समझिए। प्रमुख अभिलेखों की जानकारी, किस प्रकार के अभिलेख होते हैं, अभिलेख होते क्या है, अभिलेखों की आवश्यकता क्या है, अभिलेखों की विशेषता क्या है, अभिलेखों का क्या महत्व है, अभिलेखों का हर एक चीज को एक एक टॉपिक में करके बताया गया है। ये एक क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट हो गया। अभिलेखों का अर्थ, महत्व, अभिलेखों का उपयोग बताइए, अभिलेखों के रख रखाव संबंधी जानकारी दीजिए, अभिलेखों के प्रकार और उनके रख रखाव का वर्णन करें, अभिलेखों की उपयोगिता बताएं। एक प्रश्न तो जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, एक हो गया। आगे हम देखते हैं विद्यालय अभिलेखों का प्रयोजन की क्या है, उनका प्रयोजन और उपयोग आप एक ही समझ जाइए। पर्पस और यूटिलिटी, हमें उनका उपयोग किस प्रकार करना चाहिए, उनका मूल महत्व क्या होता है, मूल उपयोग क्या होता है। प्रयोजन और उपयोग को समझिए। प्रयोजन जो है ना, उद्देश्य निर्धारित करते हैं, उपयोग जो आप किस काम में लाते हैं। प्रयोजन उपयोग से कुछ अधिक बड़े होते हैं। ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है आपको, उतना डिटेल नहीं करना है, क्वेश्चन सिंपल सा होता है। विद्यालय अभिलेखों का उपयोग बताएं तो आप उसमें उपयोग लिख देंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो अभिलेखों की रख रखाव की जानकारी, यहाँ देखिए रख रखाव की जानकारी दी गई है। प्रमुख अभिलेख कौन कौन होते हैं उनकी जानकारी दी गई है। अब देखिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से बनाया जाएगा, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना जो है, उन बातों को मैं क्लियर कर दे रहा हूँ आपके पास। विद्यालय की समय सारणी, पुस्तकालय का महत्व। तो समय सारणी का अलग प्रश्न बनता है, पुस्तकालय का अलग प्रश्न बनता है। समय सारणी का अर्थ, परिचय, विशेषता, परिभाषा, समय सारणी के निर्माण के सिद्धांत, इसमें हम उन बातों का वर्णन करते हैं कि समय सारणी के निर्माण करते समय, समय सारणी को बनाते समय हम किन किन बातों को ध्यान में हमें रखना चाहिए। तो
यहाँ जब हम पढ़ते हैं विद्यालय की समय सारणी को, तो हम इन बातों को ध्यान में रखते हैं कि किन किन बातों के आधार पर हमें समय सारणी का निर्माण करना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं समय सारणी किसके लिए निर्माण की जा रही है, बच्चों के लिए निर्माण की जा रही है। तो उनके संबंध, उनसे जुड़े हुए सारी बातों को ध्यान रखते हैं। उनकी रुचि का सिद्धांत, उनके हित का सिद्धांत, उनकी उपयोगिता का सिद्धांत, उनके स्वास्थ्य का सिद्धांत, मतलब कि जिस विषय में उनकी रुचि है उसको थोड़ा ध्यान देंगे। अब ये भी देखेंगे बालक का स्वास्थ्य, बालिका का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे। ऐसा कोई विषय नहीं रख देंगे उस समय जब बालक या बालिका थके हुए हों, ठीक है ना। बच्चे लंच पीरियड के बाद खेल करके थक कर आते हैं, थक करके तुरंत आए और उस समय आप मैथ लगा दिए पढ़ाने। अब आपको क्या लगता है, समय का सिद्धांत, समय को भी आपको ध्यान में रखना है। छोटे बच्चे या बड़े बच्चे, कोई बच्चे होंगे तो वो बच्चे हैं, उन्हें पढ़ाते समय हमें कक्षा की अवधि यानी कि समय अंतराल का ध्यान देना है। लंबी अवधि नहीं हो जानी चाहिए जिससे उबाऊ कक्षा हो जाए, वगैरह वगैरह। अवकाश का ध्यान, सब कुछ, सभी विषयों को बराबर समय मिल सके, सबका ध्यान दिया जाता है। फिर बच्चों के बाद शिक्षक शिक्षिकाएं, समझें। तो शिक्षक शिक्षिका से जुड़ी बातों को भी ध्यान में रखते हैं, इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, इनके विषयों का भी ध्यान रखते हैं। ये भी ध्यान रखते हैं कि समानता रहे, किसी विषय को अधिक समय, किसी विषय को कम समय ना दे दिया जाए, जिससे किसी विषय के शिक्षक शिक्षिका पर अधिक बोझ ना पड़ जाए। इन बातों को हम ध्यान में रखते हैं। बस यहाँ 2 क्वेश्चन बन गया। समय सारणी का निर्माण करने के लिए आवश्यक तत्व या आवश्यक सिद्धांत, समय सारणी की क्या आवश्यकता होती है, महत्व क्या है, हो गया। क्वेश्चन ऐसा ही लिखा रहेगा, लेकिन आपको डिटेल करते समय उसको प्रारूप बना करके 4-5 पॉइंट बनाने होंगे। उन 4-5 पॉइंट को आपको 5 पेज तक में लेकर जाना होगा डील करने के लिए। चलिए, अब आता है आपको पुस्तकालय। पुस्तकालय मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है अगला टॉपिक। अभी हम लोग सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं। इसके बाद जब पूरे कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग चर्चा करेंगे पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र पर। जब पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र से अपने इन विषयों को मिलाएंगे तो उसमें मिलान करके हम ये जान पाएंगे कि किन किन प्रश्नों की संभावना वर्षों के अंतराल के हिसाब से इस वर्ष अधिक संभव हो पा रही है, या आपके परीक्षा के लिए कौन सी परीक्षा प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण बन पा रहे हैं। क्योंकि प्रश्न रिपीट होते हैं, ऐसे नहीं कि प्रश्न रिपीट नहीं होते हैं, प्रश्न रिपीट होते हैं। और यहाँ तक कि कभी कभी ये भी देखा गया है कि पिछले वर्ष का प्रश्न भी इस वर्ष आ जाता है। तो ठीक है, पुस्तकालय का महत्व। और मैं आपको प्रश्न इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप उत्तर स्वयं से लिखने का अभ्यास करें। अभी आपके पास समय है, लेखन कौशल का विकास करें, क्योंकि आपको समय नहीं मिल पाएगा। जब परीक्षा शुरू होगी ना, तो प्रत्येक दिन 2-2 विषय की परीक्षा होगी। 10 बजे से 1 बजे, फिर 2 बजे से 5 बजे, अगले दिन फिर 10 से 1, फिर 2 से 5। कभी कभी बीच में छुट्टी देता है, गैप देता है, कभी कभी नहीं देता है। 3-3 6 घंटे। अगर मान लीजिए 25 पेज यहाँ लिखे, 25 पेज यहाँ लिखे, 50 पेज। पहला कॉपी में लिखने में तो मान लीजिए हाथ में ताकत रहा, लेकिन दूसरे कॉपी में यदि हाथ आपका कमज़ोर पड़ गया, धीरे हो गए, तो स्पीड स्लो। और अगर पहले दिन में ही दोनों पेपर में हाथ थक गया तो फिर अगले परीक्षा में आपको कमजोरी महसूस होगी। पुस्तकालय का महत्व, पुस्तकालय क्या है, क्यों आवश्यक है, अरे घबराते क्यों हैं, डरते क्यों हैं। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, शिक्षक शिक्षिकाओं का काम ही होता है कि अपनी बातों को तरीके से पेश कर सके। आपके अंदर ये प्रतिभा है। अगर सबसे आसान काम कहा जाए ना, तो ध्यान दीजिएगा, कोई सही व्यक्ति शिक्षण कार्य ही अच्छे से और आसानी से कर सकता है। आप अपने ऊपर भरोसा रखिए और जो पढ़ रहे हैं उसे बस महत्व दीजिए और किसी बात पर ध्यान मत दीजिए। सभी लोग यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं उन सभी का नंबर बहुत अच्छा आएगा, सभी के अंक बहुत अच्छे मिलेंगे, सभी का प्रश्न एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। बस केवल लिखने की शैली, अपने शब्दों का चयन आप अच्छे से कर लीजिए। पुस्तकालय का महत्व, पुस्तकालय का महत्व में हम पढ़ते हैं पुस्तकालय क्या है, उसकी क्या आवश्यकता है। पुस्तकालय का महत्व,
कभी कभी तो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा था, लेकिन ज़्यादातर इसको शॉर्ट क्वेश्चन में ही रखा गया है। चलिए आगे बात करते हैं सुविधा वंचित वर्गों की शिक्षा। देखिए इससे एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, एक प्रश्न 100% रहेगा। देखिए यहाँ 4 हैं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, बालिका और विकलांग। टोटल 5 हैं, 1 2 3 4 5। इन पांचों के शिक्षा संबंधी समस्याएं और उनके समाधान, माने अनुसूचित जनजाति की शिक्षा संबंधी क्या समस्याएं हैं और सरकार द्वारा समाधान के क्या प्रयास किए जा रहे हैं। अनुसूचित जाति के लिए भी वैसे ही, पिछड़ा वर्ग, विकलांग व बालिकाओं की शिक्षा संबंधी क्या क्या समस्याएं हैं समाज में और उनके समाधान के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं। ठीक है, तो उसे आपको इस अध्याय में पढ़ना है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए कौन सा बन जाता है वो आवश्यक है, लेकिन मैं अभी पहले कहूँगा आप केवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट मत पढ़िए, अभी इन पांचों को अध्ययन करिए। अभी इन पांचों को डिटेल से करना है, डिटेल से इन पांचों को पढ़ना है, क्योंकि आपको जेटेट में ना कोई भी पूछ सकता है, कहीं से भी पूछेगा, सबसे पूछेगा। 2-3 क्वेश्चन आएंगे आपको सबसे मिले हुए, क्योंकि जब जब किसी समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा कोई योजना लाई जा रही है तो उस योजना को आपको शामिल कर दिया जाता है। अभी जैसे वर्तमान में 5 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM श्री एक योजना खोली, पता है किसी को? तो कमेंट करके मुझे ज़रूर भेजिएगा कि PM श्री योजना क्या है। ठीक है, चलिए अब देखिए ये सारी योजनाओं के बारे में बताया गया है कि कौन कौन सी समस्याओं के समाधान के लिए क्या क्या किए गए हैं सरकार के द्वारा। आगे देखते हैं, अनुसूचित जाति की शिक्षा स्थिति समस्या समाधान, फिर जो है ना जनजाति का भी वैसे ही दे दिया था। अब यहाँ देखिए सरकारी प्रयास क्या क्या किए गए हैं, पिछड़े वर्ग की स्थिति उसका समस्या समाधान सरकारी प्रयास, बालिका शिक्षा के लिए समस्या समाधान सरकारी प्रयास। उसके बाद बात की जाए ये सारे कार्यक्रम, इन पर कभी कभी शॉर्ट नोट्स बन जाता है। ठीक है ना, इन पर कभी कभी शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आपको दे देता है। वर्ग कक्षा विद्यालय एवं समुदाय में शिक्षक की भूमिका। देखिए यहाँ से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है, ये जो विद्यालय एवं समुदाय में शिक्षक की भूमिका है ना, इसी को कभी कभी कहा जाता है कि आदर्श शिक्षक के गुणों की व्याख्या करें। यहाँ शिक्षक शब्द से कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि केवल शिक्षक की बात की जा रही है, शब्द लिया गया है शिक्षक, इसका भावार्थ शिक्षक और शिक्षिका दोनों के लिए लिया गया है। आदर्श शिक्षक जो है यह आपको इसके गुण, अधिकार और कर्तव्यों की बात की गई है। यह एक प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है आपको, आदर्श शिक्षक के गुण, अधिकार एवं कर्तव्यों की व्याख्या करें। आदर्श शिक्षक होते कौन हैं? आप अपने उत्तर का प्रारंभ करते समय कुछ प्रभावी शब्द दे सकते हैं, कुछ श्लोक लिख सकते हैं, कुछ कोटेशन दे सकते हैं। सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन में समाज की शिक्षक की भूमिका। देखिए ये सब जो है ना शिक्षक से संबंधित हैं, इन सभी बातों से संबंध करके आप एक क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन यही रहेगा, आदर्श शिक्षक की भूमिका बताएं, आदर्श शिक्षक के गुण, अधिकार, कर्तव्य बताएं, समाज व विद्यालय के विकास में शिक्षक की भूमिका बताएं। ठीक, आगे बढ़ देखिए। हाँ, शिक्षक प्रशिक्षण से आप क्या समझते हैं? कभी कभी ऐसे दे देगा कि शिक्षक प्रशिक्षण से आप क्या समझते हैं, शिक्षक प्रशिक्षण कितने प्रकार के होते हैं, या फिर कभी कभी दे देगा कि सेवा पूर्व, सेवाकालीन और मुक्त प्रशिक्षणों का वर्णन करें, व्याख्या करें। तो सेवा पूर्व, अभी आप जो प्रशिक्षण कर रहे हैं वो कौन सा है बताइए तो? इन तीनों में से अभी कौन सा प्रशिक्षण हो रहा है? DLED का प्रशिक्षण सेवा पूर्व है कि सेवाकालीन है कि मुक्त प्रशिक्षण है? आप लोग मुझे बताएंगे, इसको कमेंट करेंगे DLED कौन सा प्रशिक्षण है। ठीक है, ये सेवा पूर्व, सेवाकालीन और मुक्त प्रशिक्षण। सेवा पूर्व जो नौकरी लगने के पहले प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। सेवाकालीन, सेवाकालीन का उदाहरण दे रहे हैं, कभी कभी आप जब गए होंगे पढ़ाने के लिए, जब गए होंगे पढ़ाने के लिए विद्यालयों में,
सरकारी विद्यालयों में या फिर प्राइवेट विद्यालयों में कहीं पर भी आपको भेजा गया होगा टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान, जो 2020-22 के अभ्यर्थी होंगे उन्हें भेजा गया होगा। 21-23 वाले अभ्यर्थी भी अब जा रहे होंगे, पहुंच ही गए होंगे, उनका भी टीचिंग प्रैक्टिस का टाइम आ जाता है। तो वहाँ आपको कभी कभी ज्ञान सेतु नाम की पाठ्य पुस्तक देखने को मिलती है। यह सेतु पाठ्यक्रम है क्या? सेतु पाठ्यक्रम, सेतु पाठ्यक्रम बीएड धारक जितने भी प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाएं विद्यालय में कार्यरत हैं, या डीएलएड धारक जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं कार्यरत हैं, वो बच्चों को पढ़ाने के लिए नवीन तकनीकों से, नवाचारों से, नए नए विधियों से, नई नई प्रणालियों से अवगत हो सकें, इसके लिए सरकार समय समय पर जो है ना शिक्षण विधियों में बदलाव करते रहती है, और उन बदलावों को शिक्षक शिक्षिकाओं तक पहुंचाने के लिए कई सारे कार्यक्रम, कई सारे प्रशिक्षण समय समय पर विद्यालय के शिक्षकों शिक्षिकाओं को करवाया जाते रहता है। वही सारे प्रशिक्षण सेवाकालीन प्रशिक्षण कहलाते हैं, जिनमें आपको ब्रिज कोर्स भी एक है, सेतु पाठ्यक्रम। इसके अलावा भी अगर किसी के जान पहचान में होंगे मदर फादर कोई भी सरकारी शिक्षक शिक्षिका में, तो उन लोग समय समय पर सुने हैं कि ट्रेनिंग हो रहा है। प्राइवेट स्कूल में भी ट्रेनिंग होते हैं अपने टीचिंग स्टाइल को और बेहतर बनाने के लिए। तो ये हो गया। अब मुक्त प्रशिक्षण की बात की जाए, आपने सुना होगा ना NIOS से डीएलएड किए हैं, किसी ने सुना होगा NIOS या इग्नू से डीएलएड किए हैं, बीएड किए हैं, तो यह मुक्त प्रशिक्षण होता है। तो प्रशिक्षण 3 प्रकार के होते हैं, सेवा पूर्व, सेवाकालीन एवं मुक्त प्रशिक्षण। आगे बात करते हैं यूनिट 6 जो है। ये देखिए, ये सारे टॉपिक जो है ना आपको शॉर्ट नोट्स के लिए तो एकदम रट लेने का है। NCERT, NCTE, NCE, SCERT, डाइट, BRC, CRC, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से हैं। लेकिन जेटेट के लिए सबको पढ़ना है, इन सब को पढ़ना है। आपको NCERT की जानकारी होनी चाहिए, NCTE की जानकारी होनी चाहिए, SCERT। बताइए तो वर्तमान में SCERT के महानिदेशक कौन है, अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में SCERT झारखंड के महानिदेशक, झारखंड अध्यक्ष कौन है? कमेंट करिएगा आप लोग। CRC ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सिस्टम, यही हो गया कि प्रोग्राम जो भी चल रहा है, समेकित बाल विकास योजना। अब जो है ना योजना के उद्देश्य क्या है? आंगनबाड़ी और मध्याह्न भोजन। देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 अलग टॉपिक हैं। इनको तो कभी कभी लॉन्ग में भी पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है। अब उसके बाद साइकिल वितरण योजना। देखिए, सेतु पाठ्यक्रम, अभी मैंने कहा था आपके पास सेतु पाठ्यक्रम। देखिए, आपने विद्यालयों में ऐसी पुस्तक देखी होगी, ज्ञान सेतु, सुबोध, कार्य पुस्तिका, गणित। अब इसमें क्या है कि इसमें जब हम खोलते हैं तो इसमें देखिए, पहले जो है ना अध्याय 6 के क्वेश्चन करवाए जाएंगे, देख रहे हैं। अध्याय 7 के क्वेश्चन रहेंगे। फिर उसके बाद 6 और 7 तक दिया गया है। ये 6 और 7 के बच्चों को जो है ना गणित के अध्ययन को अच्छे से, ये सरकार के द्वारा दी जाती है, प्रदान की जाती है। ध्यान दीजिए, अधिगम संवर्धन कार्यक्रम। इन पुस्तकों को आप पढ़ेंगे ना तो आपको इस बात में समझ आने लगेगा कि जो है ना बच्चों को किस प्रकार से सिखाना है। और इन पुस्तकों को यदि आप बना लेंगे, ख़त्म कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, तो आपके टेट संबंधित जो समस्याएं आ रही हैं वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसे ज़रूर बनाने का प्रयास करें। टेट के लिए मैं आपको इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ, टेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा ये सब। ठीक है, ठीक, चलिए आगे जो है
मध्याह्न भोजन योजना, सेतु पाठ्यक्रम आपने देखा। पूर्व बालपन शिक्षा क्या होती है? हाँ देखिए, खेल, खेल पद्धति, खेल का स्वरूप, पूर्व बालपन का पाठ्यक्रम। कभी इस बार तो पूछा गया कि खेल के मैदान के महत्व का वर्णन करें। इस बार के फाउंडेशन 3 2021 डीएलएड की परीक्षा में, फाइनल परीक्षा में 12 नंबर के लिए सवाल आया था कि खेल के मैदान का महत्व। ये पिछले पता नहीं किस साल से उठा करके दिया गया था। ये 12 अंकों का ये प्रश्न था। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ सोच रहे होंगे कि 12 अंक के लिए 4 पेज में इसमें क्या लिखें। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ अभी से लिखने की अभ्यास करिए, आदत डालिए। जब आप लिखेंगे तो आप में अभ्यास बनेगा, एक लिखने का शब्द आपके पास रहेंगे तो आप लिख सकेंगे। खेल के मैदान का परिचय देंगे, कितने प्रकार के मैदान होते हैं वो बता सकेंगे, तरह तरह के खेलों का 5-6 खेलों का वर्णन करेंगे, प्रत्येक खेल के लिए आपको कैसे मैदान की आवश्यकता होती है उसका वर्णन करेंगे, खेल के मैदान बच्चों के शारीरिक विकास में किस प्रकार आवश्यक होते हैं। इन बातों को कम से कम समझाते हुए कुछ भी तो लिखेंगे। लिखने का अभ्यास आपको आवश्यक है। अगला है सर्व शिक्षा अभियान का परिचय। बता दे रहा हूँ आपको, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे ना कभी कभी जो आपके विद्यालय महाविद्यालय में पढ़ाए भी नहीं गए होंगे, यानी कि डीएलएड की पाठ्य पुस्तक में भी नहीं होंगे, आपको सिलेबस में भी नहीं कराए गए होंगे। कभी कभी आ जाते हैं ऐसे प्रश्न, 1-2 प्रश्न, उसी से आपका माइंड सेटअप बदल जाता है, बिगड़ जाता है। तो उस स्थिति को हल करने के लिए ही मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी से लिखने का अभ्यास करिए। सर्व शिक्षा अभियान का परिचय। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ था? सर्व शिक्षा अभियान का क्या महत्व है? सर्व शिक्षा अभियान के क्या क्या उद्देश्य थे? हालांकि कहा जा सकता है सर्व शिक्षा अभियान ने अपना पूरा उद्देश्य तो कायम नहीं किया, लेकिन फिर भी सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों का वर्णन करें। ये प्रश्न आपको आता है, बहुत बार शॉर्ट नोट्स में ये प्रश्न पूछा जाता है। अब जो है ना, देखिए ये टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है ना। पंचायती राज और जिला परिषद, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं पंचायती राज और जिला परिषद से, ठीक है ना। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन और जिला परिषद, यदि आप यहाँ अच्छे से कर लेते हैं ना तो आपको 2 जगह फायदा होगा। पेपर 9 में भी इससे क्वेश्चन है, पंचायती राज और जिला परिषद से, ठीक है। तो इस प्रकार आज हमने विस्तार पूर्वक द्वितीय वर्ष में पढ़े जाने वाले फाउंडेशन 3 यानी कि झारखंड डीएलएड के विद्यालय संगठन निर्देशन एवं परामर्श के पाठ्य पुस्तक को देखा, उसके विस्तार से सिलेबस को समझा। अगली कक्षा में हम किसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।